जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग जलवायु देख रहे हैं। जलवायु में हम लोग 2-3 वीडियो देख चुके हैं, लगभग 3 वीडियो हो चुके हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहला वीडियो जो जलवायु में था वो था जलवायु, जो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो हम लोग ये देखें कि भारत में उष्ण मानसूनी जलवायु है, इसको समझें। इसके बाद हम ये देखें कि भारत में जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो वो जलवायु को मतलब कहीं विश्व में जितनी भी जलवायु है सब में कोई ना कोई कारक तो होते ही हैं प्रभावित करने वाले। लेकिन हम भारत के संदर्भ में देखें कि भारत में जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है, जैसे अक्षांश। अक्षांश तो हर जगह होगा, जो हर जगह की जलवायु प्रभावित करेगी, तो भारत की भी जलवायु प्रभावित करेगी। समुद्र से दूरी हर जगह अगर जिस तरह होगी उसी तरह भारत में समुद्र तल से ऊंचाई, जहाँ हर जगह की जलवायु इसके अनुसार निर्धारित होती है, तो भारत की भी निर्धारित होगी। लेकिन हर स्थान पर हिमालय पर्वत नहीं है, तो वहाँ पास उस तरह की जलवायु मतलब प्रभावित उससे तो नहीं होगी, भारत की ही होगी। दूसरा, पूर्वी जेट स्ट्रीम जहाँ पास चल रही होगी वहीं प्रभावित होगी, और हर जगह तो होगी नहीं। तो कुछ अलग थे लेकिन और सभी इक्वल थे। ठीक है, मतलब विश्व जलवायु के संदर्भ में भी। ठीक, अब हम लोग आज देखेंगे उसी के आगे चलते हुए हैं, मतलब वो तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी विशेषता नहीं देखेंगे जलवायु की। जलवायु की विशेषता देखेंगे कब देखेंगे? जैसे ही मौसम पढ़ लेंगे, मतलब मानसून जैसे ही पढ़ लेंगे। अभी मानसून जैसे कंप्लीट होगा तब कंप्लीट हो जाएगा कि आप विशेषता भी जान जाएंगे। बस उसको एक पॉइंट के रूप में रख दिया जाएगा, लास्ट में रख दिया जाएगा। ठीक है, जलवायु की विशेषताएं। ठीक, तो इससे पहले आप वीडियो देखेंगे ना, इससे पहले जो वीडियो पढ़े हैं प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आप चलेंगे मानसून के बारे में। ठीक है, उसी के आगे नेक्स्ट है। ठीक है, ये चौथा वीडियो मानसून में, मतलब जलवायु में ही मानसून का अगला पार्ट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज देखेंगे मानसून। ठीक है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम देख चुके हैं, तो आप लोग देखिएगा। उसमें हम लोग अक्षांश देखे, समुद्र तल से ऊंचाई देखे थे, समुद्र तट से दूरी देखे थे, हिमालय पर्वत देखे थे, उच्चावच देखे थे, पश्चिमी विक्षोभ मतलब शीतोष्ण चक्रवात हो गया, पश्चिमी जलधारा हो गया, पूर्वी जलधारा उष्णकटिबंधीय मतलब चक्रवात हो गया। और दूसरा हम ये देखे थे एक धरातलीय पवनों गर्म। तो ये सब हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में देख लिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप मानसून शुरू करिए। देखिए, ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला जो है जितना ज़्यादा समझेंगे वो मानसून क्या है। अब देखिए, मानसून में जितना ज़्यादा इमेजिन कर लेंगे उतना ही बेहतर है। ठीक है, कि अगर पवनें ऊपर उठ रही हैं गर्म होकर, तो ये समझना पड़ेगा कि हाँ पवनें ऊपर उठ रही हैं, ये आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। ठीक है, पवनें ठंडी होकर बैठती हैं, तो ये आप इमेजिन करिएगा। ठीक है, अगर कहा जा रहा है तो इसमें जितना ज़्यादा आप इमेजिन कर लेंगे उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, मानसून देखें आप, अब डालिएगा मानसून। ठीक है, मानसून। ठीक, तो मानसून में हम मुख्यतः क्या देखेंगे आज, हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले मानसून है क्या थोड़ा इसको देख लेते हैं, फिर मानसून की उत्पत्ति कारक देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग वर्षा देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले ये तो जाने मानसून क्या है, फिर इसके बाद उसके उत्पत्ति कारण की मानसून का उत्पत्ति कैसे होता है। ठीक है, या इसको मानसून उत्पत्ति हो जाता है तो इसको प्रबल बनाने वाले कारक कौन है, वो भी तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद वर्षा देखेंगे, वर्षा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो गया मानसून। इसके बाद जलवायु समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो मानसून है क्या? मानसून की पहले अगर कहें, मानसून अरबी शब्द से बना हुआ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है अरबी से बना या फारसी से बना, इससे महत्वपूर्ण ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लिख देते हैं मौसम से बना है। ठीक है, ठीक, इसका मतलब आप जो समझ लीजिए क्या होता है मौसम या मानसून, कि जैसे जैसे ऋतु आती है उसी के दिशा में, मतलब जैसे ऋतु आई, मान लेते हैं ग्रीष्म ऋतु आई, शीत ऋतु, उसी के अनुसार क्या होती है ऋतुओं पवनों में भी विपरीत परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे ऋतु आई, ऋतुओं के साथ जो पवनों में विपरीत परिवर्तन होता है उसे ही मानसून कहते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ऋतुओं के सापेक्ष
पवनों में विपरीत परिवर्तन, ठीक है, पवनों में विपरीत परिवर्तन, ठीक है, पवनों की दिशा में, ठीक है, पवनों की दिशा में, यहाँ पास लिखिए, पवनों की दिशा में विपरीत परिवर्तन, ठीक है, विपरीत परिवर्तन, ऋतुओं को सापेक्ष पवनों की दिशा में विपरीत परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मानसून। पवन क्या होती है? पवन कुछ नहीं है, जो हवा स्थिर रहती है तो हवा वायु कहलाती है, लेकिन जैसे ये चलना शुरू कर देती है तो वो पवन कहलाती है, ठीक है, ठीक। तो ऋतुओं के सापेक्ष पवनों की दिशा में विपरीत परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून या मौसम कहलाता है, ठीक है, मानसून भारत में बोला जाता है, ठीक। तो मानसून कुछ है नहीं, ऋतु आई, ऋतु के अनुसार पवन बदल गई, मतलब उनकी दिशा बदल गई, उसे ही क्या कहा गया? उसे ही कह दिया गया मानसून। देखिए शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु यही जैसे शीत ऋतु है, आप लोग देखेंगे कि शीत ऋतु में ये पूरा भाग ठंडा हो जाता है, ठीक है, ये वाला पूरा भाग ठंडा रहता है, हवा ऊपर से नीचे की ओर बहना शुरू कर देती है, ठीक है, हवा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर बहना शुरू कर देती है। वास्तव में ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं, ठीक है, स्थिति है, गोलार्ध में तो स्थिति है, वहां ऊपर नीचे होगा क्या, लेकिन हम लोग समझने के लिए हम बात करते हैं कि आपकी ऊपर से नीचे चल रही है, वास्तव में ना तो ये ऊपर है या ना तो ये नीचे है, ठीक है, ये तो हम समझने के लिए बात करते हैं, ठीक, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये इधर से हुआ और इधर से पवने शीत ऋतु में बहना शुरू कर दें, इसका मतलब क्या हुआ? शीत ऋतु में पवन तो इधर चले, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आया तो ऋतु परिवर्तन हुआ, तो इनकी पवनों की दिशा में भी विपरीत परिवर्तन होगा। तो अब क्या इधर चलेंगे? अब नहीं, अब हवा क्या चलेंगी? नीचे से ऊपर की ओर चलना शुरू करेंगे, ठीक है, विपरीत परिवर्तन हो गया ना, ठीक। देखिए शीत ऋतु में, शीत ऋतु है तो हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, ठीक है, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आता है वैसे ही क्या हो जाती है? पवन अब ऊपर से नीचे की ओर न बहकर नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू कर देती है। इतना समझ में आया? देखिए हवा में परिवर्तन हुआ, इसे ही परिवर्तन को क्या कहा गया? मानसून। 6 महीने में हवा क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर बहती है, जबकि 6 महीने में नीचे से ऊपर की ओर। ग्रीष्म ऋतु में हमेशा नीचे से ऊपर की ओर हवा बहेंगी, और जब शीत ऋतु आएगी तब ऊपर से नीचे की ओर बहेंगी। ऊपर नीचे का मतलब क्या हो रहा है? वो विश्व भूगोल से संबंधित है, ठीक है, मतलब विश्व भूगोल का मतलब हम विश्व के मैप में देखते हैं, वहां पास हम विश्व भूगोल में देखेंगे ऊपर नीचे का मतलब ये वाली स्थिति है, ठीक है, इधर से हवा ऊपर चल रही है, मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध से चल रहे हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध मान लेती है, 23.5 कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, ठीक है। हवा क्या होती है? हवा यहाँ से चलना शुरू कर देती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में हवा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर तेजी से बहना शुरू करती है, और जब शीत ऋतु आता है तब ये वाला भाग गर्म हो जाता है और हवा ऊपर से नीचे की ओर का मतलब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बहना शुरू कर देती है। जब भारत यहाँ स्थित है तो इसका मतलब जैसे ही ये स्थिति हुई तो यहाँ से हवा इधर बहना शुरू कर दी, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, भारत यहाँ स्थित है, ठीक है, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर जाती है, ठीक। तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? मानसून समझ में आ गया क्या है? मानसून कुछ है नहीं, बस पवन, अगर पवन की दिशा बदल रही है तो उसे ही मानसून कहते हैं। लेकिन वर्षा और वर्षा नम मतलब अगर इसमें नमी होगी, पवनों में नमी होगी तो वर्षा करेंगी, पवनों में नमी नहीं होगी तो वर्षा नहीं करेंगी। जब इधर से हवा बहती है तो यहाँ से ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, नीचे है ये वाला पूरा क्षेत्र है जो हमारा हिंद महासागर, ठीक है। तो पवनें जब इधर से आएंगी तो अपने साथ नमी लाएंगी, बहुत ज्यादा नमी रखे रहेंगी, और ये नमी रहेंगी तो यहाँ आती है वर्षा कर देती है। जब पवनें इधर से चलती हैं, चूंकि ये स्थल है, यहाँ उनको नमी मिल ही नहीं पाती, इस कारणवश ठंडी में क्या होता है? पूरे क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि उनमें नमी नहीं है। जिन पवनों में नमी होगी वो वर्षा करेंगी, जिन पवनों में नमी नहीं होगी वो वर्षा नहीं करेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है, ठीक। पवनें सदा क्या चलती हैं? जो पवन होंगी वो सदा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये तो कंठस्थ कर ही लीजिए, ठीक है, कंठस्थ का मतलब समझ रहे हैं? कंठ पर स्थित होना, ठीक है, कि ये तो भूलना ही नहीं है। पवनें सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। निम्न दाब कहाँ होता है? जहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है, इतना समझ लीजिए। निम्न दाब वहां होता है जहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है, उच्च दाब कहाँ होता है? जहाँ शीत ऋतु होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हवा ऊपर उठती है, ठीक है, ठंडी मतलब गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठती है,
ग्रीष्म शीत ऋतु में क्या हो जाता है, हवा भारी हो जाती है, हवा भारी होकर बैठती है तो दाब वहां बढ़ जाता है, और जब हवा ऊपर उठेंगे तो वहां दाब कम हो जाता है, तो हमेशा उच्च दाब से पवनें निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई इतना, मानसून समझ गए? ठीक, अब आगे चले, चलिए इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, केवल और केवल देखिए, आसान तो बहुत है, हाँ केवल समझ जाइएगा बस, बहुत मानसून वानसून तो बहुत आसान। इधर तो याद करने वाला ज़्यादा नहीं है, तो मज़ा तो उसी में जिसमें ज़्यादा याद न करना पड़े, ठीक है। अभी आगे जाएंगे, जैसे ही आप इकोनॉमिक जियोग्राफी में कूदेंगे वहाँ पास तो फिर याद ही करना रहेगा कि ये चीज़ कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पूरा याद करना, नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, वो क्षेत्र जब उसको याद करने वाला। यहाँ तो याद नहीं करना, तो जितना हो सके बचे रहें, ठीक है। ठीक, तो मानसून हो गया। ठीक, अब हम मानसून के कुछ उत्पत्ति के कारक में एक कारक महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं हैली का तापीय सिद्धांत, ठीक है। कई सारे हैं, देखिए उत्पत्ति के कारक में या उसको और ज्यादा मजबूत करने या उसको कम करने के बहुत सारे कारक हैं, हम देखेंगे अभी आगे देखेंगे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण है उत्पत्ति के कारक में वो है हैली का तापीय सिद्धांत। तो सबसे पहला हम देखेंगे हैली का तापीय सिद्धांत, ठीक है। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे कि मानसून की उत्पत्ति के कारक, ठीक है। आप इतना लिख लीजिएगा, मानसून आप लिख लीजिए, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाएं, ठीक है। मानसून कॉन्सेप्ट आप कह दीजिए कि क्या हो गया, मानसून की उत्पत्ति संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसे क्या, अब उसमें एक पार्ट है जो आएगा, मतलब है तो कई सारे, उसमें जो एक मुख्य रूप से है वो है हैली का तापीय सिद्धांत। देखिए अभी हम हैली का तापीय सिद्धांत तो देखेंगे, अभी इसमें हम देखेंगे 7-8 प्रकार से, मतलब जो हमारे भारतीय मानसून को जो प्रभावित करती है उसमें 7-8 प्रकार, मतलब 7-8 मतलब घटनाएं हैं, तो उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखें, हैली का तापीय सिद्धांत। हम तापीय सिद्धांत लिख दें, तापीय सिद्धांत, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्सेप्ट, ठीक है, या प्रिंसिपल कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक, अंतर होता है लेकिन यहाँ पास नहीं। तो ये हैली क्या, हैली एक भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया हैली का तापीय सिद्धांत, हैली का, ठीक है, हैली ने दिया था। तो हैली ने तापीय सिद्धांत पे क्या बताया, हम उसी को देख लेते हैं, थोड़ा सा देखें, पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। केवल इसी को देखेंगे हम लोग। तो हम लोग पहले देख लें कि हैली ने वास्तव में बताया क्या है, फिर उसको भारत के संदर्भ में हम देख लेंगे, ठीक, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, हैली जो तापीय सिद्धांत, इसको देख लीजिए। हम पहले एक मैप बनाते हैं विश्व का, ठीक है। मान लेते हैं ये है, मतलब मानने से क्या है, मान लीजिए तेना मेरा है थोड़ा सा, मान लीजिए ये क्या है, ये है 0 डिग्री, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, ठीक। अब आप ये बताइए, देखिए उन्होंने क्या कहा कि सूर्य की किरणें, हम कब की बात कर रहे हैं, अभी जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, हम तब की अभी बात कर रहे हैं। तापीय सिद्धांत पे हम कब की बात कर रहे हैं, जब सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, विषुवत रेखा पर। कब पड़ती हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को, ठीक है। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले उसी को लेते हैं, फिर इसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा को देख लेंगे। जब ये समझ में आ जाएगा तो कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति को देख लेंगे, फिर इसको कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, तो यहाँ की स्थिति भी समझ में आ जाएगी, ठीक है, ठीक। जो हैली है, हैली का तापीय सिद्धांत में क्या कहा गया कि जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं, ठीक है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, हम ये 10 डिग्री उत्तर बना दिए, 10 डिग्री दक्षिण बना दिए, ठीक है। लगभग 10 डिग्री के मध्य बहुत तापमान रहता है, ठीक, ठीक है। जब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही हैं, तापीय हैली ने क्या कहा कि जब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा ये पूरा क्षेत्र गर्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक।
जब ये पूरा क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो हवा पवनें क्या होंगी, पवनें इधर से भी चलेंगी और इधर से भी चलेंगी या नहीं। इसका मतलब उत्तर से भी पवनें इधर आएंगी, ठीक है, पवनें इधर उत्तर से आएंगे और इधर दक्षिण से भी पवनें इधर आएंगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इनकी दिशा ऐसे क्यों है, उसको हम देखेंगे। वो कोरियोलिस बल के कारण है, ठीक है, कि वो कोरियोलिस बल के कारण ये मुड़ती हैं। ध्यान से देखिए कि उन्होंने क्या कहा, अगर ये क्षेत्र क्या है बहुत ज्यादा गर्म है तो ये निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। जहां पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वो क्षेत्र गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो पवनें ऊपर उठेंगी तो वो क्षेत्र निम्न दाब का हो जाएगा, ठीक है। ठीक, पवनें कहाँ से चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो इधर वाला क्षेत्र जहां पास ठंड है, इधर भी और इधर की वाले बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले यहाँ इस क्षेत्र से पवनें इधर चलें क्योंकि यहाँ उच्च दाब है, इधर भी उच्च दाब है, यहाँ पास है निम्न दाब। पवनें क्या हो जाती हैं, यहाँ से और यहाँ से बहती हुई यहाँ आती है और दोनों आकर क्या हो जाती है, इस क्षेत्र में मतलब गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठेंगे अगर सागर से आई हैं तो इनमें नमी होगी और ऊपर उठ के क्या हो जाती है, ये पूरे क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं, ठीक है। ठीक, इन्होंने ऐसा बताया, सॉरी, ठीक है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब हम थोड़ा देखते हैं शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की स्थिति। ठीक, इतना समझ में आया, ये केवल समझना था। इन्होंने इसको आधार बनाया और इसको आधार बनाकर क्या कहें, ये है 0 डिग्री, ठीक है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि ये है 23.5 डिग्री, ठीक। 23.5 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं यहाँ, कर्क रेखा, ये उत्तर की बात है, दक्षिण तो नीचे हुआ, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि मान लेते हैं कि शीत ऋतु की बात अभी हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा शीत ऋतु में चूंकि पवन कहाँ पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही है, ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री मान लेते हैं, मकर रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री मकर है और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। हैली ने क्या कहा कि शीत ऋतु में ये वाला उत्तरी गोलार्ध ठंड के क्षेत्र में आ जाता है, मतलब शीत ऋतु का अनुभव करने लगता है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो क्या अनुभव करने लगता है, वो ग्रीष्म ऋतु अनुभव करने लगता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें अब कहाँ पड़ रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं शीत ऋतु में। 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती हैं जाकर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जाकर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। जब ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा तब क्या होगा, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, उच्च दाब का हो जाएगा। ये पूरा मध्य एशिया वाला क्षेत्र और ये भारत का भी पूरा क्षेत्र, ठीक है, भारत का क्षेत्र। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये मध्य एशिया, भारत ये है, तो ये पूरा मध्य एशिया वाला क्षेत्र गर्म पूरा क्या हो जाएगा, शीत ऋतु है। तब यहाँ ये वाला भारत भी यहाँ शीत ऋतु है, तो यहाँ पास क्या हो जाएंगी, पवनें उच्च दाब अनुभव करेंगी और उच्च दाब अनुभव करेंगी तो ये क्या होंगी, ये लगातार अब बहना शुरू होंगी नीचे की तरफ मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, इधर नीचे की तरफ बहना शुरू करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बहेंगी या नहीं बहेंगी, ठीक है। जब ये दक्षिणी गोलार्ध में बहेंगी और चूंकि ऊपर क्या है, ये पूरा स्थल वाला भाग है, तो यहाँ पास वर्षा कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, और ये बहते हुए कहाँ चली जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएंगी और यहाँ जाकर नमी लेकर फिर आगे वर्षा करती हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा। और इन्होंने कहा अगर ग्रीष्म ऋतु है, ये तो शीत ऋतु की बात हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा यदि हम ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र निम्न दाब का हो जाएगा। ये पूरा मध्य एशिया और ये पूरा भारत का क्षेत्र क्या होता है, किस क्षेत्र में आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, पूरा गर्म हो गया। जब गर्म हो जाएगा तो निम्न वायुदाब हो जाएगा और फिर दक्षिणी गोलार्ध से हवा कहाँ चलती है, इधर चलती है, क्योंकि यहाँ से ये क्या करती है, सागर से, ठीक है, प्रशांत महासागर, यहाँ पास हिंद महासागर से, और इधर वाला क्षेत्र है प्रशांत महासागर, ये वाले क्षेत्र से हवा क्या लेती हैं, अपनी नमी ग्रहण करती हैं और आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र में आती हैं और वर्षा कर देती हैं, ठीक है। तो वर्षा का मुख्य कारण क्या बताया, इन्होंने बताया कि ताप है। इन्होंने क्या कहा कि वर्षा का मुख्य कारण ये है कि ताप कितना है, अगर ताप ज्यादा होगा तो वर्षा हो जाएगी, ठीक है, अगर ताप नहीं होगा तो वर्षा कम होगी, ठीक है, या नहीं होगी। तो हैली का तापीय सिद्धांत यही बताता है कि वर्षा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। ताप ही निर्धारित करती है कि उस स्थान पर उच्च वायुदाब होगी या निम्न वायुदाब। यदि तापमान बहुत कम है तो उच्च दाब होगा, यदि तापमान ज्यादा है तो निम्न दाब होगा।
तो उनका यही सिद्धांत है कि हैली का तापीय सिद्धांत यही कहता है कि जो मानसून है वो ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, हैली का तापीय सिद्धांत मुख्य रूप से ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ताप आप समझ ही गए कि यदि ग्रीष्म ऋतु है इसका मतलब तापमान ज्यादा है, यदि शीत ऋतु है तो तापमान कम है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा है तो पवने दूसरी ओर से आकर उस क्षेत्र में मिलेंगी और मिलकर वर्षा कर देंगी। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब हम लिख लें, समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, ठीक। भारत के संदर्भ में देखना है क्या, भारत की स्थिति तो यही है ना, भारत की कर्क रेखा ये गई है। ठीक है, भारत की आप इस क्षेत्र से मान लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक, तो मान ये गुजरात, राजस्थान का निचला वाला भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होगा कर्क रेखा का। अब ये बताइए, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो क्या, ये बताइए, क्या उसी रेखा पर गर्मी रहेगी? ऐसा तो है नहीं, उसके चारों तरफ, मतलब उसके इधर भी और इस साइड भी लगभग 10-10 मतलब डिग्री अक्षांश पर तो गर्मी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र पे पूरी गर्मी रहेगी ही तो रहेगी ना। ठीक, इन्होंने मतलब इसी को उठाकर हम यहाँ पास अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कर्क रेखा इसके मध्य से होकर जाएगी। इसका मतलब जब 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेगी तो इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब हो जाएगा। ठीक है, जब निम्न वायुदाब होगा तो ये पवने के, ये निम्न वायुदाब होगा तब क्या होंगी, पवने दक्षिण से चढ़ती हुई यहाँ पास चलेंगी। ठीक है, और यहाँ चढ़ते हुए आगे हिमालय पर्वत, यहाँ हवा टकरा कर वर्षा करेंगी। ठीक है, यहाँ हवा वर्षा करते हैं, इधर आज जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहाड़ियों पर, रेंगवा मेहकिर पहाड़ी पर, ठीक है, यहाँ पास वर्षा करती हैं। ठीक है, और भी यहाँ पास हम लोग देखेंगे जहाँ गारो खासी जयंती है, यहाँ पास पहाड़ियाँ सूरमा घाटी पर वर्षा खूब करती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं तो ये वाले क्षेत्र में भी वर्षा करती है, इधर करती हैं। ठीक है, ठीक। तो अब ये क्षेत्र गर्म होने के कारण ही है, तो तापीय सिद्धांत का मतलब तापमान निर्भर कर दिया मानसून। ठीक है, तो मानसून किस पर निर्भर है, तापमान पर ज्यादा निर्भर है, ये हैली ने बताया और ठीक ठाक बताया। इसमें कुछ कमियां हैं लेकिन आलोचना भी होती है। जैसे आलोचना इस बात पर होती है कि ये बताइए, आप कहें कि गर्मी है, गर्मी के दिन में रहता है, कभी कभी वर्षा होती नहीं, क्यों नहीं होती? वो तो हवा तो आ रही है लेकिन वर्षा नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए, जो ITCZ का मतलब ये होता है कि बहुत अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। अंतः उष्ण कटिबंधीय का मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म है, अभिसरण क्षेत्र का मतलब जहाँ हवा आकर कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और उस क्षेत्र को जोन को कहते हैं क्षेत्र। तो ITCZ लगातार अपनी स्थिति बदलता है, तो कहीं ये क्यों होता है कि कभी ITCZ यहाँ स्थित है, कभी यहाँ स्थित हो जाता है, तो उसमें भी इनकी कमियां निकली है, लेकिन ये ज्यादातर महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक। तो हैली का तापीय सिद्धांत का मतलब ताप पर मानसून निर्भर करता है, ये इन्होंने मुख्य रूप से बताया। शीत ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उसको देख लें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हम शीत ऋतु में लिख लीजिए, आप थोड़ा सा ही लिखना है शीत ऋतु में। ठीक है, अभी तो हम केवल समझे हैं, आप लोग तो भक्ति भाव से सुन रहे थे ना, आप लिखिए। ठीक है, शीत ऋतु जो तापीय सिद्धांत है, लिखे देखिए शीत ऋतु में क्या बताएं। ठीक, शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में लगभग मध्य एशिया और भारत का क्षेत्र क्या हो जाता है, उच्च दाब का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इतना आप लिखिएगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शीत ऋतु में, ठीक है, मध्य एशिया का क्षेत्र, मध्य एशिया का मतलब आप समझ ही रहे हैं। ठीक, हम छोटा बना दे रहे हैं, ये है पूरा मध्य एशिया। ठीक है, यहाँ पास भारत है और ये वाला पूरा क्षेत्र ऊपर वाला जो है मध्य एशिया। ठीक है, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब मध्य एशिया क्षेत्र है। ठीक है, तो शीत ऋतु में मध्य एशिया में भारत का क्षेत्र किस क्षेत्र में मतलब है, उच्च वायुदाब के क्षेत्र में। ठीक है, उच्च वायुदाब के क्षेत्र में आप लिखिए इसको कि मध्य एशिया और भारत शीत ऋतु में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, चूंकि पवने ऊपर से नीचे की ओर, मतलब उत्तरी गोलार्ध मध्य एशिया से नीचे की ओर बहती हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर बहती हैं। ठीक, इसके बाद लिखिए, दक्षिणी गोलार्ध जब मध्य एशिया से पवने बहती हैं तो वो नमी लेकर नहीं चलती, क्योंकि वो स्थल से बहती हैं। जब स्थल से बहेंगी तब वो क्या होंगी, आगे आने वाले क्षेत्र पर वर्षा नहीं कर पाएंगी। ठीक, ठीक है, इतना लिख लिए। अब आगे क्या लिखेंगे कि अब इतना शीत ऋतु में केवल इतना लिखिए कि उच्च वायुदाब का क्षेत्र है तो हवा क्या होती है,
हवा आती तो ऊपर से नीचे की ओर है, लेकिन उसमें नमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्थल है। अब आप ये बताइए, इधर है पूरा मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब कजाकिस्तान, कुर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान जो भी है, ठीक, तुर्कमेनिस्तान है, ये सभी क्षेत्र हैं। अब यहाँ पास तो समुद्र है नहीं, यहाँ से पवनें जब चलेंगी तब क्या होगा? इनमें नमी होगी? नहीं होगी। नमी तो वहां होती है जो सागर से आती है, ठीक है, सागर से चलेंगी तब नमी मिलेगी, ठीक है। अगर वो सागर से नहीं चल रही, स्थल से चलेंगी तो उनमें नमी होगी, तब वो यहाँ पास आकर वर्षा कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इधर या इधर कहीं कहीं भी वर्षा कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो भारत में भी वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है, ठीक है। तो इनका यही कारण है कि उच्च वायुदाब क्षेत्र होने के कारण, उच्च वायुदाब क्षेत्र होने के शीत ऋतु में, उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पास वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। और पवनें क्या चलती हैं? ऊपर से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बहती रहती हैं, ठीक है, ठीक। और क्या होता है? अब दक्षिणी गोलार्ध में जाकर वहीं वर्षा करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में तो वर्षा होगी नहीं, ठीक। इतना समझ में आया? अब ग्रीष्म ऋतु देख लें, ठीक। इसमें समझना ही ज्यादा है, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग समझेंगे हम उतना ही महत्वपूर्ण। अब आप देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने कहा, ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा? मध्य एशिया वाला क्षेत्र और ये वाला पूरा क्षेत्र भारत का क्या हो जाएगा? गर्म रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध गर्म हो जाता है। आप इतना लिखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध गर्म हो जाता है। मध्य एशिया में पूरा भारत लगभग गर्म क्षेत्र में महसूस करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, ठीक। इतना लिख लिए, मतलब थोड़ा ज्यादा तेज होगा लेकिन आप रोक कर लिख लीजिएगा ना, ठीक। अब ग्रीष्म ऋतु के आगे लिखिए, इसी के आगे लिखेंगे, ठीक है। निम्न वायुदाब क्षेत्र होने के कारण पवनें कहाँ से? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं, ठीक है, ठीक। पवनें कहाँ से बहेंगी? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहेंगी, ठीक। चूंकि मध्य एशिया एवं भारत का क्षेत्र क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, इस कारणवश पवनें यहाँ आकर वर्षा कर देती हैं। इतना लिखिए, ठीक है। पवनें कहाँ आकर? यहाँ आकर वर्षा कर देती हैं। क्यों वर्षा करती हैं? क्योंकि ये सागर से ऊपर से आई, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब में क्या है? यहाँ से पवनें बह रही हैं, इधर से बह रही है तो इनमें क्या है? नमी है, और नमी है तो वर्षा कर देंगी, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है पूरा, ठीक है। भारत भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। भारत भी तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। यहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये वाला पूरा क्षेत्र निम्न वायुदाब का होगा, ठीक है, ठीक है। इन्होंने बताया कि ITCZ ये है क्या? ITCZ कुछ है नहीं, आप केवल जो हम निम्न वायुदाब का क्षेत्र बोल रहे हैं वही है, ठीक है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। लेकिन इस निम्न वायुदाब का क्षेत्र का मतलब बहुत सघन होता है, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। अंतर लिखिए, हिंदी में आप लिखना चाहें तो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। अभिसरण का मतलब आप जहां पवनें आ रही हैं, ठीक है, मिल रही हैं, ठीक है। पवनें क्या हो रही हैं? पवनें जिस क्षेत्र पर आती हैं। अभिसरण का मतलब होता है पवनें उसी स्थान पर आकर फिर ऊपर होती हैं। अभिसरण का मतलब यही होता है। कन्वर्जन का मतलब यही होता है। डाइवर्जन का मतलब फैल रही है। कन्वर्ज का मतलब होता है सम्मिलित हो रही है, इकट्ठा हो रही है, ठीक है, ठीक। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन तो उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का मतलब ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, ठीक है। ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र इन्होंने कहा कि ITCZ जहां पर मजबूत होगा, आप ITCZ का मतलब आप समझिएगा निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ठीक है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इन्होंने कहा कि जहां भी ITCZ होगा वहां वर्षा होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ITCZ 21 जून को कहाँ रहता है? 21 जून को हमारा यहाँ पास रहता है, फिर उत्तर भारत में स्थापित हो जाता है, ठीक है।
लगभग राजस्थान के आसपास ये वाले पूरा क्षेत्र में ITCZ यहाँ पास रहता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र जब गर्म हो जाएगा तो पवनें यहाँ आकर मिलेंगी, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ITCZ का मतलब अत्यधिक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, बहुत ज्यादा निम्न वायुदाब का क्षेत्र। इसका मतलब यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, जो ठंडी हवाओं को अपनी ओर बहुत आकर्षित कर रहा है, ठीक है। जब आकर्षित करेगा तो पवने में ठंडी रहेंगी, उसमें नमी रहेगी, यहाँ आएंगी, ऊपर उठेंगी और ऊपर होकर ठंडा होकर वर्षा कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो इतना था हैली का तापीय सिद्धांत, ठीक है। इसमें आलोचनाएं भी हैं, लेकिन आलोचनाएं हम नहीं देखें। आलोचना का मतलब इसमें अभी हम मानसून विच्छेद देखेंगे। मानसून विच्छेद का मतलब ये हो गया बीच बीच में वर्षा रुक जाती है, 10-15 दिन 20 दिन के लिए वर्षा रुक जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है, मानसून आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, तब इनकी आलोचना हुई है। कभी कभी ITCZ यहाँ के स्थान पर अंदर चला जाता है, कभी कभी घाटी पर चला जाता है तो वर्षा रुक जाती है। कभी कभी ITCZ जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है ये अंदर प्रवेश कर जाता है घाटियों के, तो भी नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाता, वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस पर इनकी आलोचना हुई है, लेकिन एक तो कारक महत्वपूर्ण है, ताप तो महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है। पवनों को अपनी ओर अगर आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पास निम्न वायुदाब जरूर है, ठीक है, ठीक। तो हैली का तापीय सिद्धांत समझ में आ गया, ठीक। तो हम लोग बस इतना ही देखते हैं। अगर देख लें क्या देखना, हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार, ठीक है, कल ही देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या, ये तो हैली तापीय सिद्धांत नॉर्मल था। मानसून क्या है, मानसून की उत्पत्ति में हम लोग तो हैली का तापीय सिद्धांत देखें। देखिए अभी हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जेट स्ट्रीम को बांटने में, ठीक है। एक पूर्वी जेट स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक। तो वही जेट स्ट्रीम, हम पूरा पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम सब एक साथ ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कारक है जिसे कहते हैं मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न जूलियन